नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हमारे हिंदी के जितने प्रैक्टिस सेट है सब एडवांस प्रैक्टिस सेट है। आप अपने नंबर काउंट करना कितने नंबर बनते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जामों में प्रीवियस पेपरों में हमारी हिंदी आई है सबको उठाया जाता है, और जो आधुनिकता के आधार पर अब क्वेश्चनों में बदलाव आया है उन क्वेश्चनों को भी समाहित किया जाता है। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की 22 भाषाओं में निम्न में से कौन सी एक बोली है। सभी को पता है हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन उन 22 भाषाओं में एक भाषा ऐसी है हमारी जो भाषा ना होकर बोली है। तो कौन सी बोली है, तो आप याद रखना हमारे संविधान की 22 भाषाओं में जो हमारी मैथिली है ये क्या है, ये एक बोली है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, अगर पूछा जाए हमारे संविधान की हमारी पहली भाषा क्या थी, तो हमारे संविधान की हमारी पहली भाषा थी असमिया। पहली भाषा असमिया। जबकि जुड़ने वाली पहली भाषा कौन सी है, तो याद रखना हमारे संविधान में जुड़ने वाली पहली भाषा सिंधी है, जिसे 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे संविधान की 22वीं भाषा कौन सी है। बात करते हैं हमारे संविधान की 22वीं भाषा कौन सी है, तो संविधान की 22वीं भाषा है डोगरी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी जो आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे संविधान की 22वीं भाषा डोगरी, पहली भाषा असमिया, जुड़ने वाली पहली सिंधी। ठीक है, याद रखना कौन सी एकमात्र बोली है, तो मैथिली हमारी एकमात्र बोली है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। किसमें री की मात्रा का उपयोग किया गया है। अब बात कर लेते, देखो इस री से बहुत महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला याद रखना कि री हमारा कौन सा स्वर है, तो ये हमारा ह्रस्व है, इसे ह्रस्व कहते हैं। उसके बाद ये हमारा अग्रस्वर होता है। उसके बाद ये हमारा अर्धविभ्रत होता है। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर यह हमारा अग्रस्वर होता है, जबकि मुख के आधार पर यह हमारा अर्धविभ्रत होता है। ठीक है, और ह्रस्व और दीर्घ के आधार पर यह हमारा ह्रस्वर होता है। इससे ये भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इसके उच्चारण स्थान की। पूछा जाए री का उच्चारण स्थान क्या होता है, री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ठीक है, इसके बारे में ये चीजें जानकारी याद रखना। इससे अलग की बात कर लेते हैं इसमें किसमें हमारे री का सही प्रयोग किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना ये जो आपका री लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा ये रे लगा हुआ है, तो ये जो रे है ये हमारा पूरा रे होता है, और जो आपका इस तरह से है ये हमारा री होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, आईना किस भाषा का शब्द है। आईना जो हमारे कौन सी भाषा का शब्द है, तो याद रखना आईना हमारा फारसी भाषा का शब्द है। हमारे एग्जाम में विदेशी भाषा के शब्द पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो फारसी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे हमारा पूछा जाता है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद सरकार, सरदार, चश्मा, यार, आवारा, ये सब कौन सी भाषा के शब्द है हमारे, ये फारसी भाषा के शब्द है। उसके बाद गुलाब, दिल। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अरबी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला शब्द आता है किताब, कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी। उसके बाद गरीब, अमीर, गरीब, अमीर, अखबार, सुल्तान, अदालत,
अदालत में क्या क्या होता है? वकील, अदालत, वकील, औरत, शराब। ठीक है, ये कैसे शब्द है? हमारे अरबी भाषा के शब्द है। अन्य शब्दों में जैसे बहुत महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नहर, ये भी अरबी भाषा के शब्द है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है यूनानी भाषा के, आपको याद रखना है, जैसे टेलीफोन, कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है टेलीफोन। उसके बाद नेक्स्ट इंडिया, इंडिया किस भाषा का शब्द है? ये भी हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। उसके बाद अर्थशास्त्र, कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। उसके बाद एकेडमी, उसके बाद डेल्टा, तो ये कौन सी भाषा के शब्द है? हमारे यूनानी भाषा के शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा, कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं? जो हमारे कारक होते हैं उन्हें हम किस किस नामों से जानते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हमारे कारक के बारे में। पहला दिया गया है विभक्ति, उसके बाद प्रसर्ग, उसके बाद दिया गया है उपरोक्त दोनों और अव्यय। तो किस नाम से जानते हैं हम कारक को? तो कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं और कारक को हम प्रसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कारक के बारे में, कारक कैसे शब्द होते हैं हमारे? अभिकारी होते हैं। उसके बाद कारक के भेद पूछे जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। समास में कारक के कितने भेद होते हैं? तो समास में कारक के 6 भेद होते हैं। जबकि पूछा जाए संज्ञा में कारक के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा में कारक के 8 ही भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना। कारक होते क्या है? तो याद रखना, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, वस्तु का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, वचन से क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं कि वचन कौन सी भाषा, या वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। ठीक है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं संस्कृत में कितने भेद होते हैं? संस्कृत में भेद होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वस्तु का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु का बहुवचन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जो किसके मेल से बनते हो? संज्ञा के मेल से बनते हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। याद रखना, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं हर कोई में, कौन सा सर्वनाम है? तो कहना संयुक्त सर्वनाम। जैसे सब कुछ, हर कोई। अन्य शब्द में भी आ जाएगा जो कोई, जो कुछ। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? तो संज्ञा के मेल से बने हुए सर्वनाम होते हैं। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा गया है विशेषण की अवस्था से। पूछा जाए विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कहना विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है, जबकि विशेषण के भेद 4 होते हैं। और यहां क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होगा? तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है मूल अवस्था, पहली अवस्था मूल अवस्था। दूसरी अवस्था होती है उत्तर अवस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में शब्द अपना मूल अवस्था में होता है। जैसे ये लिखा हुआ हमारा न्यूनतम, तो इसकी मूल अवस्था क्या होगी? तो याद रखना
न्यून इसकी मूल अवस्था होगी। अगर हम इस अवस्था में तर शब्द लगा देंगे, तर, क्या लगाए, तर, याद रखना जब भी विशेषण की दूसरी अवस्था जिसे उत्तर अवस्था बोलते हैं तो एक शब्द लगाते हैं, कौन सा, तर। और जब कभी उत्तम अवस्था बनाते हैं तो उसमें लगा देते हैं तम। जैसे लगा देंगे न्यून तम, पूरा कर देते हैं न्यूनतर न्यूनतम। ठीक है, तो हमारा पूछा गया क्या है, उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी हमारी, न्यूनतम। तो न्यूनतम में कौन सी अवस्था हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब भी हमें अवस्था में बदलना है, अगर उत्तर अवस्था में बदलना है तो आपको तर लगाना है लास्ट में, और उत्तम अवस्था में बदलना है तो तम लगाना है। ठीक है, इसी तरह से और शब्द भी आ जाएंगे। जैसे एक शब्द देखो यहां पे ले लेते हैं गुरु, सभी को पता है ये बिल्कुल मूल अवस्था है। अगर हम इसमें तर लगा देंगे, जैसे कर देते हैं इसे गुरुत्तर, तो ये हमारी उत्तर अवस्था हो गई, जबकि इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी, गुरुत्तम। ठीक है, इस तरह से तर और तम लगाकर अवस्थाएं बदली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, विशेषणों के बारे में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है, ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या होगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि संज्ञा शब्द से क्या विशेषण बनेगा, ऋषि तुल्य, ऋषिवत, आर्ष या ऋषिकल। तो ऋषि जो संज्ञा है इससे जो हमारा विशेषण बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्ष बनेगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है हमारा, क्रिया कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह ये नहीं पूछा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप कहोगे कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। यहां पूछा है क्रिया कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। बिल्कुल एडवांस हिंदी है, अगर आपने ये सब कर लिया तो हिंदी आपको बिल्कुल बच्चों वाली लगेगी। ठीक है, याद रखना। इसमें देख लेते हैं हमारा जो दिया गया है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्रिया कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहले किससे बनाई जाती है, तो याद रखना पहले बनाई जाती है धातु से, धातु में प्रत्यय लगा देने से। जैसे एक शब्द लिख देते हैं हम खा, खा एक धातु है, अगर हम इसने ना प्रत्यय लगा दिया तो एक क्रिया बन जाएगी खाना। ठीक है, तो किससे बनाई हमने पहली क्रिया, धातु से बनी। उसके बाद बनती है संज्ञा से, संज्ञा से भी क्रिया बन जाती है। ठीक है, संज्ञा से कैसे बनेगी, जैसे हम एक शब्द लिख देते हैं हाथ। ठीक है, हाथ से जो बनी संज्ञा होगी वो बनेगी हथियाना। ठीक है, हाथ से क्या बनेगी, हथियाना। ऐसी लात से बन जाएगी लतियाना। उसके बाद बनती है अगली संज्ञा बनेगी विशेषण से। विशेषण से जिस तरह से बनेगी, एक शब्द होता है गरम, और इससे जो हमारी क्रिया बनेगी गरमाना। ठीक है, तो इस तरह से हमारी क्रियाएं बनती है। तो याद रखना क्रिया का निर्माण किन किन शब्दों से होता है, तो कहना सर धातु से होता है, उसके बाद संज्ञा से होता है, उसके बाद विशेषण से होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन मिलेगा आगे आपको कि निम्नलिखित में से क्रिया का जो निर्माण है किस प्रकार से नहीं होगा, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे धातु, संज्ञा और विशेषण, और चौथा ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था क्रिया कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो 3 प्रकार से बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, प्रयुक्त में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार होगा, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो। उससे पहले कुछ चीजें कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया गया हमारा अनुप्रास अलंकार, ये हमारा शब्द अलंकार होते हैं। पूछा जाए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो बताना। छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, उसके बाद श्रुति अनुप्रास अलंकार, और लास्ट होता है
अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बताना अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेका, लाटा, वृत्तिया, सुरतिया और अंत्य। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, पहला होता है सैभंग और दूसरा होता है एभंग। एभंग और सैभंग किसके अंग हैं? तो कहना श्लेष अलंकार के अंग है। श्लेष अलंकार के 2 अंग होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं रूपक अलंकार के। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बताना रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, पहला सडग रूपक अलंकार, दूसरा निडग रूपक अलंकार, उसके बाद पारंपरिक रूपक अलंकार। अब बात कर लेते हैं उपमा अलंकार के बारे में। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। ठीक है, और इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? सा सी से किसमें आते हैं? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में जो आपको याद रखना, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, क्या होता है? साधारण धर्म, और चौथा होता है आपका वाचक चिन्ह। और वाचक चिन्ह के रूप में क्या आते हैं? ये जो लिखे हैं सा सी से, उस सा से हमने पहचान कर ली थी। ठीक है, तो याद रखना रूपक अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो अंग होते हैं 4। अगर पूछा जाए रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है, रूपक नहीं उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो भेद बताना कि भेद होते हैं सर 3। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो बताना, पहला होता है पूर्ण उपमा, दूसरा होता है लुप्त उपमा, और उसके बाद तीसरा होता है मालोपमा। ठीक है, तो ये जो चीजें बताई गई हैं आपसे अलंकार, ये एडवांस अलंकार के आधार पर है। आपको ये चीजें याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना, इनके प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला आंसर जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेपाली को किस उपभाषा परिवार में रखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो नेपाली भाषा हमारी, उसे किस उपभाषा परिवार में रखा गया है? जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोली आती है? तो पहली आती है हमारी खड़ी बोली होती है, इसमें ब्रज होती है, हरियाणवी होती है, उसके बाद बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, अगर ये पूछा जाए किस उपभाषा परिवार में सर्वाधिक बोलियां आती हैं, तो कहना पश्चिमी हिंदी में आती है। और कौन कौन सी? खड़ी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद बात कर लेते हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार में क्या क्या आता है। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा परिवार में आती है अवधी, उसके बाद बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी होगी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब 6 के नाम से याद रखना, पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है? अब 6। अब 6 का मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थान में जो आती है 4 आती हैं, चारों याद रखना। पहली जो आती है जयपुरी, ठीक है, पूरब में आती है। उसके बाद मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान में आती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है मेवाती, उत्तरी राजस्थान में, और मालवी, दक्षिणी राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या? नेपाली को किस उपभाषा परिवार में रखा गया है? तो नेपाली को पहाड़ी उपभाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। इसमें अन्य में कौन कौन सी आ जाती है? तो याद रखना, इसमें और आती है पश्चिमी पहाड़ी, और आती है आपकी मध्यवर्ती पहाड़ी।
ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और नेपाली किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है, जिसे कुमाऊनी और गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हैं, याद रखना। पूछा जाता है किस उपभाषा परिवार में कौन सी बोली आती है। अगर बात कर लेते उपभाषा परिवार की कितनी संख्या, उपभाषा परिवार की संख्या 5 है और टोटल बोली की संख्या कितनी है आपको कमेंट में बताना है कि हमारे यहाँ कितनी बोलियां हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ठीक है, पूरा है शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अगर आपने शब्द शक्ति पढ़े होंगे तो आप बता सकते हो कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अभिधा होता है शब्द शक्ति का भेद, लक्षणा होता है जो लक्षण दर्शाए जाते हैं, और व्यंजना होता है जो तंज कसे जाते हैं। तो कौन सा होता नहीं है, नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा, लोकनायक के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से उस कवि को जाना जाता है जो राम भक्ति काव्य के सबसे बड़े कवि थे। तो राम भक्ति काव्य के सबसे बड़े कवि कौन थे? हमारे तुलसीदास जी थे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अन्य में आता नाम मानस का हंस बोला जाता है इन्हें। उसके बाद तुलसीदास को क्या बोला जाता है? हिंदी का जातीय कवि बोला जाता है। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस, लोकनायक, ठीक है, सब किसके नाम है? तो ये तुलसीदास जी के नाम है। जबकि सूरदास को क्या बोलते हैं हम? सूरदास का नाम याद रखना, इन्हें बोलते हैं हम अष्टछाप का जहाज। क्या बोलते हैं? अष्ट छाप का जहाज। अन्य नाम क्या है इनका? याद रखना, खंजन नैन। ठीक है, क्योंकि कुछ कवियों का मानना था कि जो हमारे सूरदास जी थे ये जन्म से अंधे थे, और कुछ का मानना था जन्म से अंधे नहीं थे, तो इन्हें बोला जाता है खंजन नैन। जबकि राहुल सांकृत्यायन को क्या बोला जाता है? तो राहुल सांकृत्यायन के बारे में याद रखना, महापंडित बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है? महापंडित। और घुमक्कड़ पंडित भी बोला जाता है। दोनों पंडित के नाम से महापंडित, घुमक्कड़ पंडित। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इन्हें क्या बोला जाता है? नवयुग का अग्रदूत, नए युग का अग्रदूत, हिंदी साहित्य का पिता। हिंदी साहित्य का पिता किसे बोला जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद गद्य का जनक। ठीक है, गद्य का जनक किसे बोला जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, उसके बाद आपको बताना है, क्वेश्चन है, गद्य और पद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम है। अन्य एक और नाम है, इन्हें आधुनिक हिंदी का पिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक हिंदी का पिता। आधुनिक हिंदी का पिता किसे बोला जाता है? तो नाम याद रखना, उपनाम देखो, आधुनिक हिंदी का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, नवयुग का गुरुदूत, हिंदी साहित्य के पिता और गद्य पिता और गद्य के पिता सूरदास, अष्टछाप के जहाज, खंजन नैन। ठीक, उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, महापंडित और घुमक्कड़ पंडित। उसके बाद तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का या हिंदी का जातीय कवि, मानस का हंस और लोकनायक। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। अभिवंदन से निर्मित विशेषण कौन सा हमारा नहीं होगा? तो अभिवंदन से निर्मित जो विशेषण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिवादित नहीं होगा, जबकि अन्य सब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा
विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से बना हुआ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है बाहरी, ये हमारा संज्ञा से निर्मित नहीं है। ये किससे निर्मित है? तो याद रखना ये एक अव्यय से निर्मित है। कौन से अव्यय से निर्मित है? तो बाहर अव्यय से निर्मित बना है बाहरी। ठीक है, तो कौन सा शब्द था हमारा जो संज्ञा से नहीं बना हुआ विशेषण था? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, राम नहीं जाता है वाक्य में, भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा? राम नहीं जाता है का भाववाच्य में परिवर्तित रूप क्या होगा? ठीक है, वाच्य से क्वेश्चन है। वाच्य के कितने अंग होते हैं? तो वाच्य के 3 अंग होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है राम नहीं जाता में भाववाच्य में। भाववाच्य अर्थात अपनी फीलिंग बताई जाती है जिसे देखा नहीं जाए, जो अदृश्य होती है। जैसे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राम से जाया नहीं जाता। ठीक है, राम नहीं जाता का भाववाच्य क्या बनेगा? राम से जाया नहीं जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया है, वह दौड़कर चलता है वाक्य में क्रिया बतानी। वह दौड़कर चलता है वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं है। कैसे चलता है? वह दौड़कर चलता है। ठीक है, वह दौड़कर चलता है। तो चलने की विशेषता क्या है? दौड़ना। जब कभी एक क्रिया से पहले क्रिया आ जाए तो वो किसका रूप ले लेती है? पूर्वकालिक क्रिया का रूप ले लेती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानो। कौन सा शब्द है हमारा जो स्त्रीलिंग होगा? पहले तो याद रखना हमारा लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लिंग कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। उसके बाद हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं भेद? 3 होते हैं। उसके बाद लिंग की पहचान किस शब्द से की जाती है? तो बताना, लिंग की पहचान संज्ञा शब्द से की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना किस शब्द से की जाती है लिंग की पहचान? संज्ञा शब्द से की जाती है। जबकि कभी कभी किसी ऑप्शन में क्रिया दे देगा। ठीक है, क्रिया और संज्ञा दोनों एक साथ होंगे तो भी आपको संज्ञा ही लगाना, क्योंकि एग्जैक्ट माना जाता है। और हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया हमारा अश्विनी, ये क्या हमारा स्त्रीलिंग है। जबकि अन्य शब्द जो दिए गए हैं संसार, गौरव और समुदाय, सब क्या हमारे पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जब कभी वाक्य समाप्त होता है तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब वाक्य समाप्त होता है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह जो इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, तो कब लगाया जाता है? जब वाक्य अपना समाप्त हो जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया है अल्प विराम, ये याद रखना इस तरह से लगा होता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर आता है? ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है तो कहना अल्प विराम ऐसा विराम चिन्ह है जो शब्दों के स्थान पर आता है। और अगर कभी ये पूछा जाए सबसे बड़ा विराम चिन्ह कौन सा है जो विराम चिन्हों में सबसे श्रेष्ठ है, अल्प विराम ही ऐसा विराम चिन्ह है जो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात कर लेते जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो होता है हमारा इस तरह से होता है, आपने देखा होगा जब कुछ विवरण करने के लिए लगाते विवरण चिन्ह होता है। उसके बाद दिया गया उपविराम। उपविराम इस तरह से लगाते थे। उपविराम और अर्धविराम में बहुत कम अंतर होता है, याद रखना अर्ध विराम।
अगर अर्धविराम पूछा जाए तो इस तरह से होता है, और उपविराम आपका ऊपर लगा हो, अल्प विराम भी है, आपको याद रखना है। विराम चिन्ह से क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं विराम चिन्ह से, याद रखना कि हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या बताई गई है 20। और विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। हम सांस लेते समय जो क्षण भर के लिए ठहर जाते हैं वो ही हमारा विराम चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन था हमारा, किस वाक्य के समाप्त में चिन्ह लगाते हैं, तो पूर्ण विराम। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना अंग्रेजी में हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं करते, तो कहना पूर्ण विराम का प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते। जबकि क्वेश्चन अन्य पूछा जाता है योजक चिन्ह, एक होता है योजक चिन्ह, तो इस तरह से लगा हुआ होता है, तो योजक जो चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते, ठीक है। तो दोनों को याद रखना कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम अंग्रेजी में नहीं करते और योजक का प्रयोग हम संस्कृत में नहीं करते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे, याद रखना है, ठीक है। उससे अलग आपको एक विराम चिन्ह बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है, आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह होगा। आप लग जाओ हिंदी में, कुछ हिंदी नहीं है, हिंदी में 100% की गारंटी है। अगर आपने लगातार जब तक कोई एग्जाम होगा तब तक अगर आप जुड़े रहे तो हिंदी 100% होगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। कि हम खुद ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, जो आपके यूपी में आए हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदी में पूछे गए हैं, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कर के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे। कर शब्द के अनेकार्थी, पहला ऑप्शन में दिया गया है हाथ, सूंड और श्रेष्ठ, उसके बाद किरण, सूंड, पक्षी, उसके बाद वस्तु पर लगने वाला कर, उसके बाद हाथ और सूंड, उसके बाद उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा? कर का अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, कर के जो अनेकार्थी शब्द है, तो कर का अनेकार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वस्तु पर लगने वाला कर, उसके बाद हाथ का होता है और सूंड का होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये सब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से होते हैं, प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है, ये दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का नहीं है। उपसर्ग पूछा है, ठीक है। उपसर्ग के बारे में आपको याद रखना कि ये जो हमारे उपसर्ग होते हैं शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और उपसर्ग हमारे अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो याद रखना कि ये हमारे शब्द का एक अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग के पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत में उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग, उर्दू में उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22, हिंदी में होते हैं 13 और उर्दू में होते हैं 19, ठीक है। बात कर लेते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग की। बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है संस्कृत के। पहला होता है प्रति, फिर प्र, प्रति, प्र, और सभी हलंत वाले शब्द संस्कृत के ही होते हैं, याद रखना। निर, जितनों पर भी हलंत आएगा सब संस्कृत के ही होंगे। अभी, अति, आ, अनु, उत, परा, परि, ये महत्वपूर्ण उपसर्ग है संस्कृत के, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अब, ये किसके उपसर्ग है? हमारे सब संस्कृत के, ठीक। तो कौन सा नहीं होगा? तो क्वेश्चन तो आप यहीं से कर सकते हो कि हम जो है ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, लेकिन हमें पूरा करना है। अब देख लेते हैं हम हिंदी के महत्वपूर्ण जो हमारे उपसर्ग है, जैसा आएगा सिर्फ ए। अब देखो क्या याद रखना कि अगर पूछा जाए ए उपसर्ग कहां, ए, सिर्फ ए, तो हिंदी का है, और पूछा जाए आ तो संस्कृत का है। छोटी छोटी चीजों की गलती है जो आपको प्रैक्टिस सेट से दूर करनी है। जैसा आया हमारा आ, ए बना, उसके बाद अन, उन, औ भी आ गया, उसके बाद होगा आपका
भर और कु, सु, दु, ये हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे जो दिए गए उर्दू के हमारे। तो उर्दू में जो आएगा हमारा गैर, दर, ना, ला, फिल, बे, हर, कम, हम। और जैसे ही हम आया हमें हम यहां भी मिला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। जबकि अन्य में और क्या क्या आते हैं, तो याद रखना एन, जो लगाते एन वक्त, उसके बाद दर, बिल, बिल्कुल वाला बिल, उसके बाद हो जाएगा सर, सरताज, खुश, खुश दिल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो आपको उपसर्ग दिए गए हैं, कौन सा संस्कृत का, कौन सा हिंदी का, कौन सा उर्दू का, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, आप इसे कंप्लीट करो। उपसर्ग प्रत्यय से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, जो थोड़ा सा भी बाहर चला जाए, हिल भी नहीं सकता। ठीक है, ये उपसर्ग से क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है और लिखा हुआ है, ये प्रत्यय से क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द हमारा कौन सा नहीं होगा। कार, पहला बेकार, उसके बाद कुंभकार, कलाकार और तक्षकार। अब देखो, जितने में पूछा गया कार प्रत्यय से निर्मित नहीं, अगर हमने कार अलग कर दिया तो तक्ष शब्द इसका एक अर्थ होता है, कार अलग कर दिया कुंभ का अर्थ होता है, कार अलग कर दिया कला का अर्थ होता है, कार अलग कर दिया बे का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय निर्मित नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रत्यय के बारे में आपने पढ़ रखा होगा अगर आप ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है जो आपको प्रत्यय के बारे में बतानी है कि क्रयदंत क्या होते हैं और अन्य तद्धितांत क्या होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हिंदी है, आपको क्रदंत बताने हैं और तद्धितांत बताने हैं क्या होते हैं। सही है, ये हमारे प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, आपको इनकी परिभाषा बतानी है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, कौन सा युग्म शब्द सही होगा, ये छाए अर्थयुक्त, अर्थात कौन सा सही होगा। जैसे दिया गया है, क्या क्षति का हानि होता है, हाँ सही होता है। क्या आगे भी ये बनता है, तो ये तो नहीं बनता। अंब, ये नहीं बनेगा, अंबु का बन जाएगा। जलज, बादल तो नहीं होता, जलज तो कमल होता है। जलद, कमल नहीं होता, बादल होता है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा अपने आप आंसर बन जाएगा, क्योंकि सब ऊपर के तीन गलत हो गए। ग्रंथि गांठ होती है और ग्रंथ पुस्तक होता है, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर बना हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ये शब्द युग्म है, आपको याद रखना है। हिंदी है, जितने शब्द याद रखोगे उतनी ही अच्छी होगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं दिया गया है। पहले उसमें दिया गया हमारा समास में कपड़े लगते, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप चिन्ह से भी पहचान सकते हो, सही है। कपड़े लगते आया, सही है। उसके बाद पान तमाकू आया, ये भी सही है। राग विराग आया, ये भी सही है। तो कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं होगा, घर घर नहीं होगा। तो ये सर कौन सा होगा, ये समास होगा हमारा अव्ययी भाव समास। क्योंकि अव्यय समास में क्या होता है, इसमें शब्द रिपीट होते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर डी में हुआ है घर घर, नेक्स्ट होता दिन दिन, रात रात। आगे समझ में, जब शब्द रिपीट होंगे, सेम शब्द रिपीट हो, तो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन हमारा द्वंद्व समास से पूछा गया था। द्वंद्व समास के बारे में जो आपको याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाए द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना सर द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, उसके बाद इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25। हमेशा लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होता है। अगर आप यहां तक आए हो ईमानदारी के साथ हिंदी करते हुए, तो आपको इसका भी आंसर बताना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।